नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं बेसिक 24/7। दोस्तों, रोज की तरह आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुंदरलाल जी, जो कि आज ग्रुप डी से अपनी मेहनत के जरिए ग्रुप सी की पोस्ट पर कार्यरत है। और सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना उपयोगी समय हमें दिया। सर धन्यवाद। सर अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों। सर मैं सुंदरलाल बरवाल और मैं फ़िलहाल वर्तमान में जो है खाना लमपुरा यार्ड सहारनपुर में ड्यूटी करता हूँ एज ए टेक्नीशियन 1। सर ये बताइए, जैसे कि हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स भी आते हैं, हालांकि जो पहले से तैयारी में है उनको तो पता है कि क्या क्वालिफिकेशन होती है। ग्रुप डी में जाने के लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए सर, ऐसा है एक्चुअली इसमें पहले तो मात्र जो है 8th क्लास पास था ग्रुप डी के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें जो है बढ़ोतरी होते होते अब इसमें 10th प्लस ITI का जो है क्वालिफिकेशन मिनिमम रखी गई है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो है 10th प्लस ITI जो है बेसिक चल रहा है ग्रुप डी के लिए। जी। अच्छा सर, उस टाइम पे कितने नंबर का पेपर होता था? सर मैंने जो है 2012 में क्वालिफाई किया था और मेरा एग्ज़ाम जो है वो 2011 में हुआ था, 16 अक्टूबर के आसपास। तो उस समय जो है 150 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होते थे और बाकी उसमें जैसा एवरेज सभी लोगों का रहता था उस हिसाब से जो है मेरिट बनती थी और पोस्ट के हिसाब से जो मेरिट बनती थी उसके हिसाब से जो उसमें सिलेक्शन होता था लड़कों का। अच्छा सर, आपके रॉ मार्क्स क्या थे? मेरे सर एक्चुअली इसमें तो मुझे जो है हंसी भी आ जाती है कभी कभी, क्योंकि सर मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने 99 क्वेश्चन किए थे और मेरे 99 वो लाइफ टाइम क्यों याद रहेंगे, मुझे याद इसलिए रहेंगे, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जी। एक्चुअली जब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जो है एक कॉल लेटर आता है आपका उसका वेरिफिकेशन के लिए। तो जब वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जाते हैं वहीं पे मेडिकल होता है पहले वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद वहीं से आपको फिर दोबारा मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। तो हुआ क्या, वहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग फार्म मेंशन करते हैं ना, तो उस समय हम लोगों को नहीं लगता कि यार ये चीज़ें थोड़ी आगे आने वाले टाइम में इतना महत्व देगी। तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें पहले लिखा आता था डिक्लेरेशन नीचे। तो उस डिक्लेरेशन में लिखा आता था कि या तो आप उसको हिंदी में भरिए या फिर आप उसको इंग्लिश में भरिए। तो उस समय हमने जो है वो डिक्लेरेशन इंग्लिश में भरी हुई थी। तो हुआ क्या कि मेरा जब वेरिफिकेशन होने लगा तो वहाँ पे जो है अब जब हमारा एग्ज़ाम होता है कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारा जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो क्या हुआ कि टीचर लोग आते हैं एग्ज़ाम के दौरान और वो आपका थंब पकड़ के उस पर जो है लगवा लेते हैं, वहाँ पे थंब लगवाते हैं ना। तो वो क्या हुआ, इत्तेफाक से वो थंब उन्होंने ऐसे लगवा दिया गलती से। अब हुआ क्या कि थोड़ा गलती से जब वो ऊपर नीचे लग गया तो मैं गया वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन पे हुआ मेरा थंब नहीं मिला। अब वहाँ पे मुझे जो भाई बड़े उठाना पड़ा, बहुत समस्या झेलनी पड़ी। वो कहने लगे कि सर एग्ज़ाम तो आपने नहीं दिया, क्योंकि आप देख जानते हैं फ्रॉड भी बहुत होते हैं, लेकिन इन सब से हम लोगों को बचना ही चाहिए। तो वहाँ पे मेरा थंब नहीं मिला तो मैंने कहा कि नहीं सर एग्ज़ाम तो मैंने ही दिया था। उन्होंने मुझे डराया भी थोड़ा बहुत था कि भाई ये बंदा सच बोल जाए, लेकिन मैं सच था, मैंने कहा मैं कि नहीं सर एग्ज़ाम मैंने ही दिया था। और हो सकता है कि सर थंब उस समय जो वो टीचर लोग लगवाते हैं तो उस समय हो सकता है कि सही नहीं लगा हो, बाकी और कुछ भी कर लीजिए, चेक कीजिए आप। उन्होंने खैर थंब मेरा जो है मशीन से, उनके पास होते हैं कुछ मैग्नीफायर वगैरह, उन्होंने उससे चेक किया और फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप ये बताइए आपने जो है क्वेश्चन कितने किए थे एग्ज़ाम में। जो आपने पूछा ना वो उस कहानी उसी से याद आ गई। तो सर मैंने 99 क्वेश्चन किए थे और मैंने उनको ये भी कहा कि मैंने जो है आपको मैं इतना प्रूफ दे सकता हूँ कि रफ पेपर पे मैंने जो मैथ का जो क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है आप उसको चेक कर लीजिए मेरी नोटबुक में, वो मिलेगा। कहने लगे अच्छा जी। तो जो है मुझे इसलिए तो कभी कभी हंसी भी आ जाती है उस बात को सोच करके। तो मेरा जो है 99 क्वेश्चन हुए थे उस समय और लगभग 99 में जो उस समय जो है थोड़ा एवरेज कम था तो 60% के आसपास हम लोगों का जो कट ऑफ भी रहा होगा। अच्छा सर, जैसा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद मेरिट लगती है, उसके बाद जो फिजिकल होता है उसमें फिजिकल में क्या क्या रहता है? फिजिकल जो है एक्चुअली क्या है, फिजिकल अभी जो है ग्रुप डी का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। अभी फिजिकल जो है बाद में होने लगा कि पहले होता है? बाद में होता है। अभी फिजिकल पहले बाद में होता है। पहले क्या था कि पहले आपका फिजिकल होता था और फिजिकल जो लड़के क्वालिफाई करते थे उसके बाद फिर आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होता था। तो हमारे समय में क्या है कि फिजिकल पहले था, रिटर्न एग्जामिनेशन बाद में था। नहीं, अभी भी एग्ज़ाम के बाद ही होता है फिजिकल, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो खैर ये दोनों प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही होता है।
अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या उसकी नेसेसरी है वो बताइए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान एक्चुअली होता क्या है, आप जो है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं पढ़ाई के दौरान, आप उसकी एक थोड़ा अच्छे से एक फ़ाइल मेंशन रखें। आती है, मार्केट में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाती है। उस फाइल में आप अपनी जितनी भी आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं आप उस फाइल में लगा लीजिए। और जब भी आपका वेरिफिकेशन हो, क्योंकि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने पड़ते हैं, जब भी आपका वेरिफिकेशन हो तो उस दौरान उस फाइल को, ये नहीं होगा कि आपको यार एक वहाँ पड़ी है मेरी, एक वहाँ पड़ी है, एक वहाँ, आप आराम से बिल्कुल तसल्लीपूर्वक जो है अपनी उस फाइल को उठा के अपने बैग में रखिए और आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं और कुछ चीज़ें हमारी अनावश्यक रूप से रह भी जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा जो है ग्रुप डी कह रहा हूँ, वेरिफिकेशन के दौरान जो है थोड़ा इन चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि ग्रुप डी के लिए 10th वाले अप्लाई करते हैं और उससे हायर एजुकेशन वाले भी करते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय हमें केवल 10th के डॉक्यूमेंट देने चाहिए या उससे एक्स्ट्रा जो हमारी हायर क्वालिफिकेशन है वो देनी चाहिए? देखिए, उस समय हम जो है अपने हाईएस्ट एजुकेशन के जो है लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने हाईएस्ट एजुकेशन लगाई है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका स्टैंडर्ड लेवल था, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मिनिमम वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है जैसे 10th प्लस ITI जो है उसमें लगा दिया, उसमें एग्जामिनेशन के दौरान, सॉरी, फॉर्म फिलअप करने के दौरान, और बाद में पता चला कि आपके पास 10th तो है लेकिन ITI नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे फ्रॉड ही माने जाएंगे। जी जी। तो सर जैसा कि फिजिकल होता है उसके बाद मेडिकल के स्टैंडर्ड क्या रहता है, उसमें क्या क्या चेक होता है, उस पर थोड़ा बताइए। मेडिकल, देखिए मेडिकल से बहुत लोगों को डर लगता है और ये रियलिटी भी है। जब मेरा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो गया और मेडिकल के लिए जो है मुझे डेट मिली, तो शायद मेरी जो मेडिकल डेट थी वो फरवरी के आसपास रही होगी 2012 में। तो मेडिकल के दौरान 15-20 दिन पहले पता चला कि भाई मेडिकल के लिए जाना है, तो उस समय दिल में थोड़ा एक जो धक धक होने लगी शुरुआत में ही, क्योंकि उस समय हमें लगने लगता है कि यार हमने जो है, कहते हैं ना कि भाई नौकरी जो है वो किस्मत वालों की होती है, जी। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं वहाँ जाके थोड़ा लगती है कि हाँ यार, जो है आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आपकी किस्मत भी होती है, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई का काम था वो हमने केवल एग्ज़ाम देने तक कर लिया, आगे आपकी किस्मत थोड़ा आपका साथ देती है। और किस्मत का मतलब ये नहीं है कि भाई जो है किस्मत ही सब कुछ है, थोड़ा आपको भी इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। मेडिकल के दौरान सबसे पहले ये है कि आपको सबसे मोस्ट जो है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और आपकी हार्ट बीट बढ़ गई तो ये समझो सब आपका जो है मेडिकल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप घबरा गए तो आंखों के सामने भी आपके थोड़ा धुंधलापन आ जाएगा, क्योंकि घबराहट से सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती है। आपको जो है मेडिकल के दौरान ये कलर विजन का एक टेस्ट होता है, उसमें बहुत हल्की सी जो है एक वो लाइट निकलती है, तो वो आपसे पूछी जाती है। अब होता क्या है कि जो है अगर हमारी आंखों में कलर विजन है तो हम रेड को ब्लैक बताएंगे, येलो को कुछ और बताएंगे, और जबकि उसमें मात्र वो 3 ही कलर पूछते हैं बस, रेड, ग्रीन और येलो, यही 3 कलर पूछते हैं, बाकी और कुछ नहीं। और आपका जो है एक स्टैंडर्ड लेवल जो है हमारा, वैसे तो ग्रुप डी वालों का स्टार्टिंग में जो है A1 से लेकर के A1 तो वैसे ड्राइवर लोगों का होता है। अगर किसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और उसका मेडिकल लेवल जो है वो A1 भी है, तो डॉक्टर जो उसको A1 नहीं देगा, उसको A2 एंड बिलो या A1 एंड बिलो देगा, मतलब इस तरह से देगा, लेकिन A1 नहीं देगा, क्योंकि A1 जो है वो मात्र जो है वो लोको पायलट के लिए होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप लोगों का मेडिकल हो, प्लीज़ कभी भी घबराए मत, घबराहट। और एक बुक आती है कलर विजन के लिए थोड़ा आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिकल जाने से पहले एक बुक आती है, तो वो वहाँ पे भी पूछते हैं। उस बुक्स में क्या होता है, बहुत सारे कलर होते हैं और उस कलर्स के अंदर एक नंबर वगैरह लिख दिया जाता है। वो आपसे पूछते हैं डॉक्टर लोग कि इसका नंबर क्या है, ये नंबर बताइए। तो जिन लोगों का कलर विजन ठीक रहता है तो वो उन नंबर को सही बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए जो है कभी बस ये मेडिकल में जाते समय आप घबराएं नहीं, सबसे मेन चीज़ है घबराहट। अगर आप घबरा गए तो सामने वाला भी आपको समझ जाएगा कि हाँ यार घबरा रहा है, कुछ बात है ज़रूर, इसलिए अच्छा घबराना सर, नहीं ये है। बताइए, मान लो कोई बंदा अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो गया और उसका जो है आंखों का या मेडिकल में वो थोड़ा अनफिट है, तो क्या उसे दूसरी पोस्ट मिल सकती है? देखिए, पोस्ट तो एक्चुअली क्या है, ग्रुप डी का अगर यहाँ मैटर उठाया जाए तो ग्रुप डी में जो है हमें पहले नहीं पता होता कि हमें जो है कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा।
जी। लगने से पहले। ये तो लगने के बाद पता चलता है कि हम किस डिपार्टमेंट में गए हैं। तो इसलिए जो है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो कैटेगरी मिल जाती है आपको मेडिकल के आधार पर कि आपको जो है कौन से डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, वो आपकी मेडिकल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, मेडिकल के बाद जो क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग रहती है, उस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, उसका ट्रेनिंग का क्या पीरियड रहता है? देखिए ट्रेनिंग जो है हम लोग ग्रुप डी वालों की ट्रेनिंग तो कोई खास इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बट हाँ ये है कि उनके जो है सभी डिविजन्स के अपने अपने एक स्कूल बना दिया जाता है। वहाँ स्कूल में बच्चों को जो है लगभग 15-20 दिन 30-40 सभी डिवीज़न का अलग अलग डेज है, तो सभी डिवीज़न जो है अपना अलग अलग हिसाब से रखे थे हैं। तो हमारे समय में जो है वैसे तो हमें भेजा नहीं गया था कहीं ट्रेनिंग के दौरान, हमें तो सीधा जो है हम जो है यहाँ से, मैं जब यहाँ से गया, सॉरी उसमें 21 मई को मैं यहाँ से गया मुगलसराय। सबसे पहले पोस्टिंग मेरी जो थी वो ECR में मुगलसराय में थी, और वहीं पे मैं जो है ज्वाइनिंग किया था। अच्छा सर, ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी मिलती है उसमें कुछ डिफरेंस आता है, सेम ही रहती है? देखिए ये डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पे अगर किसी लाइन वाले की पोस्टिंग है, जैसे गार्ड हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए, आपके ड्राइवर हो गए, उन लोगों में थोड़ा फ़र्क होता है और ग्रुप डी वाले में थोड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है कि जब जैसे उन लोगों को ट्रेनिंग होगी तो उन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा माइलेज वगैरह, रनिंग वगैरह, ये थोड़े अलाउंसेज कम रहते हैं, उनको वो अलाउंसेज नहीं मिलते हैं एज ए ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग के दौरान वो जो है गाड़ी लेकर के चलते हैं, तो फिर उनको रनिंग अलाउंस भी मिल जाता है, तो इस वजह से जो है उनको बाद में मिलते हैं। रही बात ग्रुप डी की, ग्रुप डी में ऐसा कुछ खास नहीं है कि हाँ भाई जो आपकी ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग के दौरान आपको अलग सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आपको अलग सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आती है छात्रों के लिए कि आखिरकार एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए और कैसे पढ़ा जाए, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए सर, ये जो है आज के समय में थोड़ी सी दुविधा वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि थोड़ा सा आज के समय में जो है एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को ज़रूर। अगर हम लोगों को तैयारी करनी है तो हमें सबसे पहले जो है आपको 3 चीज़ों पे फोकस रखना पड़ेगा। 3 चीज़ों पे क्या पे आपको सबसे पहले फोकस रखना पड़ेगा कि यार मुझे जो है पढ़ना है, क्योंकि सभी के लिए ज़रूरी नहीं होता कि सबके लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो, लेकिन कुछ फैसिलिटी हमें अपने आप क्रिएट करनी पड़ती है। क्रिएट कैसे करनी पड़ती है, मुझे पता है, मैं ऐसे माहौल से मैं भी देख रहा हूँ धीरे धीरे गाँव में भी। गाँव में जो है बच्चे तैयारी करते हैं, लग जाते हैं बेचारे, जो है गरीब बच्चे हैं सब जो तैयारी करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है वहाँ पे कि उन बच्चों को केवल 3 चीज़ों से ध्यान हटा करके अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए। नंबर 1, आपके घर में क्या हो रहा है, कौन आपका भाई बहन लड़ रहा है, कौन आपके माँ बाप लड़ रहे हैं, कौन परिवार में क्या हो रहा है, मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा इग्नोर करते हुए अपना जो है केवल पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए। थोड़ा सा क्या होता है कि घर में जो है, और ये बात भी हकीकत है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है ना तो माँ बाप उसको जल्दी से नहीं टोकता कि हाँ भाई बच्चे की बेटे तू ये काम कर ले, ये काम कर ले। मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया का कोई माँ बाप होगा ऐसा जो अपने पढ़ते बच्चों को टोकता होगा कि भाई तू पढ़ाई छोड़ करके ये काम कर ले। लेकिन हाँ, जब बच्चा खुद थोड़ा गलती करेगा तो माँ बाप तो देखे फिर टोकेगा ही, रोकेगा ही। तो इसलिए जो है सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा अपना ध्यान हटा करके अपना ध्यान जो पढ़ाई पर रखना चाहिए। और सबसे आज के समय में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका मोबाइल। आपको थोड़ा सा अपने मोबाइल से ध्यान हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बैठ करके, ठीक है मेज़ नहीं है, जहाँ एनीथिंग जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं मेज़ नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे मर्जी आपने जो सुविधा आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप रीड कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि बाद में जो है बीच बीच में आपके नोटिफिकेशन, आजकल तो फ़ोन में इतनी सारी एप्लीकेशन हो गई बहुत ज़्यादा, और हर एक एप्लीकेशन का आपके पास नोटिफिकेशन आता है। तो होता क्या है, आप अपना फ़ोन जब भी पढ़ें थोड़ा साइलेंट रख करके उसको इग्नोर कर दे बिल्कुल फ़ोन को। अगर बीच में किसी की कॉल भी आ जाती है तो उसको बोल दे कि सॉरी यार अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। और ऐसा एक्चुअली में करना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में हमारे पास फ़ोन कॉल्स इतनी आती हैं, आपके नोटिफिकेशन इतने आते हैं, तो हमारा ध्यान जो बार बार थोड़ी देर के बाद, हर 2 मिनट के बाद, हर 2-3 सेकंड के बाद आपके मोबाइल पे जाता है। तो या तो उस समय जो है अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो थोड़ा फ़ोन को साइलेंट करके थोड़ा अपने से दूर रखें, और थोड़ा सा जो है आप जो है फ़ोन पे इससे बचना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं अपनी बात, अगर पढ़ाई के दौरान देखिए आज के समय में हर एक लड़का लड़की कहीं ना कहीं अटैचमेंट होते हैं और किसी ना किसी से बातचीत ज़रूर होती है आज के समय में। मैं अपनी वाइफ का इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे इतना सपोर्ट किया इस मामले में कि शायद जो है, क्योंकि मैंने शादी जो है बाद में की है और मैंने जो है लव मैरिज की है,
और इसके लिए मैं अपनी वाइफ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता था जब मैं पढ़ाई करता होता था ना, और अगर मेरी वाइफ ने कॉल कर दी, फ़ोन कर दिया, और मैंने ये बोल दिया ना कि नहीं, वो सबसे पहले यही क्वेश्चन होता था कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं यार, अभी पढ़ रहा था। तो उस बंदी की इतनी हिम्मत थी कि कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, और जब आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं तब आप जो है मेरे पास कॉल कर लेना। उस बंदी की ये हिम्मत मुझे सबसे ज़्यादा लगी। नहीं तो आज के समय में कौन यार इतना किसको समझता है। तो सर ने देखो आपको कैसे बताया कि आज के समय में जो मोबाइल है वो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। तो आप पढ़ते टाइम केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और सर ने बताया भी किस तरह उनकी फैमिली वालों ने उनको सपोर्ट किया। तो सर थोड़ा ये बताइए कि जैसे कि उसमें कई सब्जेक्ट आते हैं एग्जाम में, तो किस सब्जेक्ट पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए? एग्ज़ाम के दौरान देखिए एक्चुअली क्या था, पहले तो थोड़ा सा जो है आज के समय में और पहले के समय में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। क्योंकि पहले क्या था कि आपका जीके मस्ट होती थी, आपका मैथ, आपकी रीजनिंग। अगर ये तीन चीज़ आपकी मस्ट है तो आपने समझो जो है एग्ज़ाम को पकड़ लिया। लेकिन अगर इन तीन चीज़ों में से नहीं है तो फिर आप थोड़ा बीट कर जाते थे, पीछे रह जाते थे। लेकिन आज के समय में देख रहा हूँ, धीरे धीरे बच्चों से सुनता हूँ क्योंकि पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है। आजकल शायद मुझे लग रहा है कि साइंस और मैथ और रीजनिंग के ऊपर रह गया बस। जी जी। ये तो मुझे आज के समय में कंफर्म नहीं कह सकता कि आज का पैटर्न क्या है, बट जो पहले था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा सर, आपने ऑफलाइन तैयारी की या ऑनलाइन तैयारी की या घर पर बैठकर खुद? देखिए ऑनलाइन का जो क्रेज़ चला है सर, वो अभी से चला है, लगभग पिछले लास्ट 2-3 साल से ज़्यादातर, क्योंकि जी। जब से लॉकडाउन लगा था तो सब तब से ज़्यादातर चला है ऑनलाइन। ऑनलाइन का प्रोसीजर, उस समय ऑनलाइन का ऐसा कुछ नहीं था। हमारे समय में तो क्या था कि फ़ोन ही नहीं थे। जो आज के समय में फ़ोन है, इंटरनेट है। पहली बात तो फ़ोन ही नहीं था, अगर फ़ोन भी होता तो इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। तो उस समय तो जो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ही तैयारी करनी होती थी। लेकिन ये है कि ऑफलाइन तैयारी में मज़ा है। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ के देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ के देखा, बाद में भी देखता भी हूँ। क्योंकि हम लोग देखते हैं क्या होता है कि आज के समय में बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि यार मैं तो फ़ोन से तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो ऑफलाइन का मज़ा है वो फ़ोन से है। हाँ, फ़ोन आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। आपको कहीं किसी क्वेश्चन पर डाउट हो रहा है, आप वो क्वेश्चन सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे कि मैं फ़ोन से तैयारी कर लूँ या ऐसे कर लूँ, तो शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ असंभव है। क्योंकि हम फ़ोन में ओनली रीड कर सकते हैं, हम फ़ोन में टिक नहीं कर सकते, हमें फ़ोन में अंडरलाइन नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पढ़ाई के दौरान, हम लोगों को अंडरलाइन करनी ही पड़ती है, हम फ़ोन में लिख नहीं सकते। हम जब अपने हाथ से लिखेंगे किसी चीज़ को, तो हमें लिखने के बाद ये भी पता रहेगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन जो है मैंने उस समय वहाँ लिखा था और उसका आंसर ये था। मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी के दौरान मेरे पास अभी भी एक डायरी रखी है। अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो ये कहोगे कि वाह कमाल की बात। मेरे पास एक डायरी थी पर्सनल। मैं जितने भी क्वेश्चन याद करता था, मैं कभी उस डायरी में से क्वेश्चन किसी बुक्स में देख के नहीं लिखा। सिर्फ अपनी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन मेरे याद हो गए, 10 क्वेश्चन आज याद किए तो 10 के 10 उसमें वो लिख दिए अपना मौज अपनी लैंग्वेज में। और फिर बाद में उसी डायरी को मैं जो है 1-2 घंटा लगाता था, अपना रीड करता था। उस डायरी में उस समय मात्र आप लगभग 1500 क्वेश्चन मैंने लिख दिए थे। और उन 1500 क्वेश्चन का मुझे ये पता था कि ये राइट पेज पे है कि ये लेफ्ट पेज पे है, ये ऊपर है कि ये नीचे। मतलब इतना जो है ध्यान उस डायरी पे मेरा चला गया था। क्योंकि आपने कोई चीज़ अपने हाथ से लिखी है तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार, ये मैंने चीज़ वहाँ ये से लिखी है। तो बेटर रहेगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा लिखने का भी ध्यान रखें। आप जितने क्वेश्चन याद कर दें ना, तो उनको जो है मेंशन कर लीजिए अपनी एक। ज़रूरी नहीं है कि डायरी लो, आप एक रफ कॉपी में भी लिख सकते हो, वो भी आपके लिए एज ए डायरी ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप डायरी लो, उसमें भी काम, उससे भी काम चल सकता है। तो देखा सर ने कितनी मेहनत करके, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप उनके नोट्स भी बनाइए, बिल्कुल नोट्स ज़रूरी है सर। ताकि आपको रिवीजन भी हो। तो सर आपको ये बताइए, रेलवे में क्या क्या अलाउंस मिलते हैं और क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है? देखिए सर, जब मैं भर्ती हुआ था रेलवे 2012 में, 23 मई 2012 को मैं भर्ती हुआ था। उस समय जो है एक हम लोगों को अनाउंसिंग जो है वो तो गवर्नमेंट के आधार पे जो रहते हैं। सबसे मेन होती है आपकी बेसिक। बेसिक के बाद आपको डीए मिलता है, महंगाई भत्ता। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, एक टीपीए मिलता है, एक आपको जो है टीए मिलता है, और अदर अदर जो है अदर अदर पोस्ट पे अदर अदर अलाउंसेज है। लेकिन जो चार मस्ट इम्पोर्टेंट है वो सभी के लिए रहते हैं। आपका बेसिक, एचआरए, डीए और टीपीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। नाइट अलाउंस जो बंदा नाइट ड्यूटी करेगा उसको नाइट अलाउंस भी मिलेगा।
तो अलाउंसेस बहुत हैं, लेकिन ये सब जो हैं सभी के जो जिस पोस्ट पे है, जिस आधार पे है, वो उसी के आधार पे मिलते हैं अलाउंसेस। अच्छा लेकिन सर, प्रमोशन के बारे में और थोड़ा सा जो डिपार्टमेंटल फार्म होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। डिपार्टमेंटली प्रमोशन देखिए सर, जो है ये बीच बीच में निकलती रहती है डिपार्टमेंट के आधार पे। अभी जो है एक जीडीसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी सर। जीडीसी जो है हमारी जोन लेवल पे निकलती है, ठीक है। जोन लेवल पे निकलती है और उसमें सभी पूरे, जैसे अभी हम मैं बात करूँ अपने नॉर्दर्न रेलवे की, तो हमारे नॉर्दर्न रेलवे में 5 डिवीजन्स हैं। तो पांचों डिवीज़न के आधार पे जो वो जोन में निकलती है। उसके बाद होता है कुछ डिपार्टमेंटली प्रमोशन जो है आपके निकलते हैं, वो होते हैं आपके डिपार्टमेंटली प्लस आपके डिवीज़न। यानी कि जैसे मैं फ़िलहाल अम्बाला डिवीज़न में हूँ, तो अम्बाला डिवीज़न अपने अपने डिपार्टमेंट में जो है प्रमोशन निकालते रहता है, तो उसके आधार पर वो फॉर्म फिलअप कराते हैं। जो जिसके आधार के लिए एप्लीकेबल होता है वो बंदे फॉर्म भरते हैं और आगे प्रमोशन के लिए रहते हैं, प्रमोशन मिलता है लोगों को। मैं भी प्रमोशन से जो है बात करूँ, मैं जो है सबसे पहले ग्रुप डी में भर्ती हुआ था, और ग्रुप डी में भर्ती होने के बाद मैंने जो है हमारे डिपार्टमेंटली प्रमोशन निकला टेक्नीशियन का। तो वहाँ भी जो है मेरा अच्छा स्कोप रहा था परमात्मा की दुआ से। हम 100 उस समय जो 250-300 फॉर्म भरे गए थे और 45 वैकेंसी थी। 45 वैकेंसियों में मैं ऐसा बंदा हूँ, परमात्मा की दुआ से डर के कह रहा हूँ कि उन 45 बंदों में फ़र्स्ट पोजीशन मेरी है। मैं रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन पे। बेनिफिट मिलता है, आप तैयारी कीजिए, घबराए नहीं, तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ बंदे होते हैं उनकी पोस्ट कहीं दूर चली जाती है, अगर वो अपनी इधर आना चाहिए तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा और क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है सर। देखिए, मैं अपनी बात करूँ तो मैं मुगलसराय में भर्ती हुआ था 2012 में। तो वहाँ लगभग मैंने 2 साल क्या 2.5 साल मैंने वहाँ निकाले हैं। और इसमें प्रक्रिया क्या है, 2 प्रक्रिया होती हैं। एक होता है मैच्योर ट्रांसफ़र और एक होता है ऑन रिक्वेस्ट। मोस्टली जो है आपको मैच्योर ट्रांसफ़र में बेनिफिट रहता है, ऑन रिक्वेस्ट में थोड़ा नहीं रहता। क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट में ऑन रिक्वेस्ट में जो है होता क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। मैचुअल में क्या होता है, जैसे मैं जो है फ़िलहाल उस समय मुगलसराय में ड्यूटी करता था, तो मुझे मैचुअल के लिए एक बंदा अपने डिवीज़न में जहाँ मुझे जाना है, ऑल इंडियन रेलवे में जहाँ भी मुझे जाना है, उसी के आधार पे मुझे वहाँ लड़का देखना पड़ेगा जो इधर आना चाहता हो। जी। तो एक लड़का था बाबूलाल यादव, मुझे बाबूलाल यादव मिला एक लड़का। वो अपने यहाँ अम्बाला डिवीज़न में, अम्बाला में ही थी उनकी पोस्टिंग, उनसे बातचीत हुई मेरी। फिर हम दोनों ने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया। तो उस समय तो खैर प्रक्रिया भी बहुत लंबी लगती थी, थोड़ा जो है आज के समय में थोड़ा प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे देखा जाए तो। ऐसा कुछ नहीं है, मोस्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं लोगों के। अच्छा सर, कुछ मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या मिलती है उसके बारे में बताएं। सर मेडिकल फैसिलिटी जो है आपको आपकी फैमिली की फैसिलिटी मिलती है मेडिकल की, लेकिन बस देखा जाए तो सरकारें सभी ऐसी होती हैं, तो कुछ सरकार का भी रहता है, सरकार ही क्या करेगी। कुछ पैनल पे हॉस्पिटल्स डाल दिया। आजकल जो हो रहा है, आजकल देखा जाए थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम होने लगी। आजकल प्रॉब्लम क्या होने लगी कि भारतीय सरकार जो है कर्मचारियों के पीछे लगी हुई है। ये एक सत्य है बिल्कुल, लोग बाग नहीं समझ रहे हैं। कर्मचारियों के पीछे लगने का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो कर्मचारियों को जानबूझ करके ऐसा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्राइवेटेशन कर रही है रेलवे का भारतीय सरकार, वहाँ पे भी थोड़ा नुकसान है। अब होता क्या है कि मैं मेडिकल की ही बात करूँ, हमारे जो रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं हर एक डिवीज़न में होते हैं, कहीं डिपो में भी होते हैं। तो वहाँ जाइए आप, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। आज के समय में क्या हो गया, आप अगर पेशेंट को लेकर के वहाँ चले गए तो वहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, थोड़ा फैसिलिटी कम है। तो वो क्या करते हैं कि पैनल के आधार पर भी जो हॉस्पिटल लिए गए हैं प्राइवेट, अब पेशेंट है तो भाई वो बोलेगा उनको कि भाई जो मेरे पेशेंट को आप जो है प्राइवेट में रेफ़र कीजिए, लेकिन वहाँ वो थोड़ा आनाकानी करते हैं। मतलब मेडिकल फैसिलिटी है बट मुझे नहीं लगता यार कुछ है। हाँ मेडिकल फैसिलिटी है, अगर आपका कोई मेजर केस हो गया है, मेजर केस में आपको जो हो सरकार आपके साथ खड़ी है। मेजर केस में जो है आपको थोड़ा बहुत आप अपनी जेब से भी अगर लगा रहे हैं और आप एक्चुअल ऐसा हुआ है तो गवर्नमेंट थोड़ा उसके लिए जितना भी परसेंटेज बनता है पॉसिबल होता है उसके लिए सरकार जो है पे भी करती है आपको। अच्छा सर, जैसा कि अब रेलवे ने अनाउंस कर दिया है कि ग्रुप डी के जो पेप एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो लास्ट दिनों में स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? लास्ट दिनों में देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि ये जो लास्ट पीरियड है, अभी तक हमने जो पढ़ा था, जो नहीं पढ़ा था वो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट समय में आपको थोड़ा धैर्य बना करके, अगर आप जो है नॉर्मल समय में 4 घंटे पढ़ाई करते थे और जब आपको लग रहा है कि अब मेरा एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक है, तो आप जो है थोड़ा सा बिल्कुल अपनी सारी चीज़ों को भुला करके एक चीज़ पे फोकस रखें, अपनी ओनली पढ़ाई।
उस समय थोड़ा अपना पीरियड बढ़ा दीजिए पढ़ाई के दौरान। मैं अपनी बता दूं, मेरा जो है जब 2012 में एग्ज़ाम हुआ, 2011 में एग्ज़ाम हुआ रेलवे ग्रुप डी का, तो इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था कि हाँ भाई पढ़ेंगे या वो करेंगे। ठीक था समय, 2.5-3-4 महीने का मुझे जो ITI कंप्लीट करने के बाद लगभग 2 महीने का टाइम मुझे मिला। हालांकि उससे पहले भी मैं टच में था कंपटीशन के। मैं ये नहीं कहता कि हाँ एकदम से स्टार्टिंग किया, एकदम से स्टार्ट करोगे कुछ नहीं मिलेगा। आपको किसी चीज़ के टच में रहना पड़ेगा, और आप जब जो है टच में रहेंगे और फिर उस चीज़ को एकदम आप फोकस करोगे तो आपको ज़्यादा कैचिंग पावर बढ़ जाएगी। उस समय जो है मैं यहाँ बराबर में जो है एक मकान था हमारा, उस समय ये तो सब कुछ नहीं था, पीछे